बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। बात है जिस तरह इसराइल और ईरान का जो जंग का मामला चला, तो अब तक ईरान पर जंग के बादल मंडलाए हुए हैं, मगर हम बात कर रहे हैं उस सुपर पावर की जिसने दुनिया में अपने अपने रिजीम चेन के तौर पर लोग बिठाए, मगर उनके साथ किस तरह वफ़ादारी की। 10 ऐसे ममालिक और 10 ऐसे सरबराह जिनके साथ उनकी वफ़ादारी की दास्तानें आलमी मंजरनामे पर तारीख बन चुकी हैं। तो आज सिर्फ एक मुल्क का जिक्र करेंगे, तवील लिस्ट है सुपर पावर की दोस्ती की, तो आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे सेशन में दूसरे ममालिक और सरबराहों का जिक्र करेंगे। आज ईरान का जिक्र है जिसे पहलवी डायनेस्टी कहा जाता है, पहलवी सल्तनत, जिसमें 4 बादशाहों के नाम आते हैं, जिसमें रज़ा शाह अव्वल है, उसके बाद शाह ईरान है, उसके बाद उसकी बीवी है दीबा फरा, जिसे दीबा पहलवी कहा जाता है, और चौथा आखिरी जो अपोजिशन में रहा और आजकल इसराइल में है, रज़ा शाह सोएम। अब आते हैं हम शाह ईरान पर, क्योंकि शाह ईरान में जितनी दोस्ती अमेरिका से शाह ईरान की रही, शायद ही किसी मुल्क में रही। 25 साल की उम्र में वो शाह ईरान बना, ईरान की सल्तनत पर बैठा, और मुकम्मल तौर पर अमेरिका ने उसे अपनी दोस्ती का हाथ दिया और वो दुनिया में अमेरिका का मजबूत दोस्त कहलाने लगा। शाह ईरान को दुनिया की प्रेस अमेरिकन गवर्नर के नाम से लिखती थी, और वो ईरान में उनके हुक्म से अपनी सल्तनत चलाता था। कहते हैं कि वहाँ ईरान के उस बादशाह के रूम में एक फ़ोन होता था जिसे ग्रीन फ़ोन कहा जाता है। आपको ये बताता चलूं कि ईरान के एक इंटेलेक्चुअल और राइटर हैं मोहम्मद गुलाम खैमसी, उनकी किताब है ज़माना एओज शाह, फ़ारसी की किताब द लाइफ एंड टाइम ऑफ शाह। उससे कुछ फिगर लिए गए हैं, कुछ अखबारात से लिए गए हैं। तो ग्रीन फ़ोन का इतना उरूज था कि जिस तरह अमेरिका उसे इशारे या हुक्म करती थी, वो इसी तरह की इम्पोजिंग अपने मुल्क में करता था। ये 70s का दौर था कि उसने पूरे ईरान में एतदाल और आला पसंदी का एक नारा लगाया, जिसमें उसने ये किया कि मुल्क में दाढ़ी और पर्दा जो है नहीं होगा। उन्होंने मुकम्मल तौर पर शाह ईरान ने ईरान में दाढ़ी और पर्दे पर पाबंदी लगा दी। हद ये थी कि जो औरतें ईरान में बुर्का पहनकर निकलती थी तो पुलिस सरेआम उनका बुर्का फाड़ देती थी। उसके बाद स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बाकायदा तौर पर उन्होंने रक़्स को आम कर दिया, और जितने भी फहाशी के काम थे वो शुरू कर दिए, जिनको बाकायदा हुकूमती सरपरस्ती हासिल होती थी। उसके बाद उन्होंने औरतों के कारोबार को भी कानूनी हैसियत दे दी, जिस पर कोई भी एहतजाज नहीं किया जाता था। एतराज़ कहीं से होता तो उस पर हुकूमती सरपरस्ती में केस दाखिल हो जाते थे। उसके बाद शराब नोशी, हालत ये हो गई कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बाकायदा सरकारी तौर पर ये शराब नोशी और उसकी दुकानें खुल गई और वो ज़द-ओ आम हो गई। उसके बाद इतना आम हुआ कि लोगों को सरेआम गोलियां मारी जाती थी, जो कि इस उसूलों की पाबंदी की बात करता था कि दाढ़ी रखी जाए और इस तरह के काम नहीं हो। मगर फिर काया इस तरह पलटा कि उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों को चेंज करना चाहा, मगर शाह ईरान पर इतनी गिरफ्त पकड़ हो गई कि उसे मजबूरन 3 साल के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ा, और उसने 12 शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया। मगर ईरान के लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और मजबूरन वो इतनी गिरफ्त में शाह ईरान आ गए रज़ा शाह कि उसे मुल्क से निकलना पड़ा, और बख्तियारपुर को उन्होंने तैनात करके केयर टेकर पर रख दिया। मगर जैसे ही शाह ईरान का जहाज़ ईरान से बाहर निकला तो अमेरिका ने, वाइट हाउस ने आंखें फेर ली और उससे मुनहरफ हो गया। अब ये मुख्तलिफ ममालिक में दर बदर फिरता रहा। पहले काहिरा में गया, फिर एक जजीरा है हमास, उसमें गया, और उसके बाद मराकश में गया, मगर कहीं भी दुनिया में उसे जगह नहीं मिल रही थी कि उसे सियासी पनाह मिले। अमेरिका वाइट हाउस में जब वो फ़ोन करता तो उसका फ़ोन नहीं उठाया जाता था। उसे बड़ा ज़ौम था कि मेरी वफ़ादारियों के बदले में कहीं न कहीं अमेरिका मेरा हाथ थाम लेगा। मगर आखिरकार अनवर सादात ने उसका हाथ पकड़ा
اور وہ مصر میں سیاسی پناہ کے طور پر رہنے لگا۔ اب کہتے ہیں جولائی 8 1980 میں جب اس کا انتقال ہوا تو ایک کمرہ تھا، اس کی تیسری بیوی اس کے ساتھ تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مرا تو لوگوں نے اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی اور مجبوراً اسے مصر کی حکومت نے امانت کے طور پر اسی بیڈ روم میں وہیں اسے دفن کر دیا اور شاہ ایران اس دنیا سے چلا گیا۔ امریکہ نے اپنی دوستی کا یہ حق نبھایا کہ جیسے ہی اس کے ایک حکم کا انحرافی ہو تو اس نے پیٹھ دے دی اور فون تک اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ یہ دنیا کی تازہ ترین ہسٹری ہے کہ جس کے ساتھ اس حکومت نے، جن ممالک کے سربراہوں کے ساتھ اس حکومت نے دوستی کی ہے اور رجیم چینج کے طور پر انہیں بٹھایا ہے، تو ان کا حشر ہمارے ملک سے لے کر دنیا کے جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ کرتا آ رہا ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ اس خانہ بربادی کے خانہ رنگ کو کیا کہیے، ہوئے تم دوست جس کے تو دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ وقتی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی طاقت، بڑی شخصیات اور بڑے لوگوں سے ہم مل رہے ہیں، ان کا ہاتھ ہماری طرف اتنا مضبوط ہے کہ ہمارا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا، مگر اسی زندگی میں انہی وقتوں میں دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ اسی لیے بشیر بدر نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں سے ملنے میں ذرا سا فاصلہ رکھنا، اگر دریا سمندر سے ملے تو دریا نہیں رہتا، اپنی ہستی مٹ جاتی ہے اور تاریخ میں بھی خراب الفاظ سے آپ کے نام آتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔